बीएससी थर्ड ईयर में इसके अंदर आज आंतरिक रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स कुछ कल बताए थे, कुछ के बारे में बात करते हैं, उनका क्या कार्य होता है। जैसे कल के जो डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स थे, कार्बोहाइड्रेट के माल्टेज है, सुक्रेज है या लैक्टेज है, या प्रोटीन पर एंजाइम जो कार्य करते हैं, पेप्टाइडेज है, डाइपेप्टाइडेज जिसको कहा जाता है, या इसके अंदर एंट्रोकाइनेज भी होता है प्रोटीन पर, या इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। उसके आगे जो इसके अंदर एंजाइम मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि भोजन का पाचन करेंगे, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, ये एंजाइम कार्य करता है न्यूक्लिक एसिड पर, या जिसे कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और इसे न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड का अर्थ ये होता है कि इसमें, या न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर किससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के उदाहरण है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए इसके अंदर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसके अंदर, उसमें तीन इसके अंदर कह सकते हैं जो मुख्य इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है, या तीन इसके अंदर कह सकते हैं घटक होते हैं। संगठन इसका जो होता है उसमें एक तो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जिसको प्यूरिन और पिरिमिडिन कहा जाता है। उसके अलावा इसमें राइबोज शुगर होती है या डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, या तीसरा घटक जो होता है इसके अंदर संगठन जो होता है या कंपोजिशन जो होगा वह न्यूक्लियोटाइड में इसके अंदर वह पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट, शर्करा और या शुगर, या इसके अंदर तीसरा जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस से मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो डीएनए और आरएनए में दो मुख्य इसके अंदर कह सकते हैं जो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, उसमें तीन मुख्य घटक पाए जाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है वह न्यूक्लिक एसिड पे कार्य करके इसको न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम होगा न्यूक्लियोसाइडेज, जो कार्य करता है प्यूरिन या पिरिमिडिन, प्यूरिन या पिरिमिडिन, न्यूक्लियोसाइड पर। और इसको तोड़ने का कार्य करता है, इसको बदलता है प्यूरिन या पिरिमिडिन, नाइट्रोजन सारक या नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सारक या नाइट्रोजन बेस पे बदलता है। उसके साथ साथ में इसके अंदर यहाँ पर बनती है शुगर, या जिसे कहा जाता है शर्करा। यदि इसके अंदर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और आरएनए यदि होता है तो वहां पर इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको राइबोज शर्करा कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इंटेस्टाइन या आंतरिक जूस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के पाचन को इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजन बेस बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन जो होता है उसमें अंत में अमीनो एसिड बन जाता है डाइपेप्टाइडेज के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट में इसके अंदर जो ग्लूकोज बन जाता है, फ्रुक्टोज बन जाता है और गैलेक्टोज बन जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है वह अपने अंतिम उत्पाद इसके अंदर यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद में इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो यहाँ पर यदि बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की, इनके अंतिम उत्पाद की बात करें, एंड प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद इसके अंदर कौन सा बनेगा। जैसे यदि कार्बोहाइड्रेट है तो उससे बनता है ग्लूकोज, और प्रोटीन है तो उससे बनेगा इसके अंदर अमीनो अम्ल, या जिसे कहा जाता है अमीनो एसिड। और यदि इसके अंदर उसके स्थान पर लिपिड है तो उसका इसके अंदर कह सकते हैं अंतिम उत्पाद क्या बनेगा, फैटी अम्ल प्लस इसके अंदर जिसको कहा जाता है ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, उससे इसके अंदर कह सकते हैं अब ग्लूकोज को इसके अंदर और आगे तोड़ा नहीं जा सकता या अमीनो एसिड को और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब इसके अंदर पाचन के द्वारा या एंजाइम के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे तो इसके अंदर इसको भी ब्रेक किया जा सकता है। इसके बीच में जो कार्बन है या हाइड्रोजन है इसके बीच में जो बंद होता है उसको भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को यह संरचना बनाने का कार्य करेंगे। अमीनो एसिड प्रोटीन जो होते हैं इसके अंदर मुख्य रूप से, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जैसे इसके अंदर मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करते हैं, ग्लूकोज जो होता है इसके अंदर ऊर्जा उत्पादन में इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर अब इसका आगे पाचन नहीं होगा, अब इसके अंदर कह सकते हैं जो आगे जो प्रोसेस होता है उसको एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट या ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने हैं उनको इसके अंदर इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत्र से इसके अंदर उसको ब्लड में भेजा जाता है, जहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन है और ब्लड में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ से भेजा जाएगा, और ब्लड में इसके अंदर छोटी आंत्र से या बड़ी आंत्र से आगे वाले भाग से इसके अंदर या जल का जैसे अवशोषण करना, इनको यदि इसके अंदर ब्लड में भेजा जाता है, छोटी आंत्र से या स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में भेजना, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, जो कि इसके अंदर इन बायोमॉलिक्यूल का होता है। और वहाँ पर ब्लड में जैसे इसके अंदर अलग अलग कोशिका तक उसको पहुंचाया जाता है, और जिस स्थान पर ये पहुंचेगा वहाँ पर इसके अंदर जिस कोशिका को आवश्यकता होती है उसका इसके अंदर कह सकते हैं वह इसके अंदर बायोमॉलिक्यूल उस कोशिका के द्वारा ले लिया जाता है। तो पाचन का जो इसका प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में इसके अंदर आपको बताते हैं कि तीनों प्रकार के जो बायोमॉलिक्यूल हैं उसका इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं उसमें जूस सिक्रीट किए जाते हैं और कैसे उसका पाचन करते हैं, एक टेबल के द्वारा बताते हैं। फिर इसके अंदर बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। फर्स्ट इसके अंदर है केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होगा इसके अंदर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और थर्ड होगा इसके अंदर केमिकल डाइजेशन ऑफ लिपिड, या कह सकते हैं इसको लिपिड का रासायनिक पाचन, केमिकल या इसके अंदर कह सकते हैं केमिकल डाइजेशन प्रोटीन का, और फर्स्ट जो होता है इसके अंदर वह कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले इसके अंदर आपके पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड, इससे आपके बनेंगे डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड से इसके अंदर बनते हैं मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तीन अलग अलग प्रकार की कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक यूनिट है या 2 यूनिट है या ग्लूकोज के इसके अंदर मल्टीपल यूनिट है, ज्यादा यूनिट है, उस आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पॉलीसैकेराइड पर इसके अंदर सबसे पहले जो एंजाइम कार्य करता है उसको कहा जाता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होगा? टाइलिन। और पॉलीसैकेराइड पर जो एंजाइम कार्य कर सकता है वो होता है एमाइलेज।
एक तो होगा टाइलिन, जिसको अल्फा एमाइलेज भी कहा जाता है। अल्फा जो टाइलिन एंजाइम में अल्फा एमाइलेज है, इसको सैलिवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। दूसरा होता है एमाइलेज। टाइलिन जो पाया जाता है वो लार में पाया जाता है, और जो एमाइलेज होता है वह अग्नाशयी रस में, या जिसे कहा जाता है पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस, या इसको कहा जा सकता है सलाइन। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड पर इसके अंदर कह सकते हैं कार्य करते हैं माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये एंजाइम कार्य करते हैं। और ये एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूस में, आंतरिक रस। इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं। और ये इसको बदलते हैं मोनोसैकेराइड में, जो कि मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीन इसके अंदर मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और ये किसके द्वारा बदले जाते हैं? डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में। आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज के द्वारा। तो ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर रासायनिक पाचन होगा इसका मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का, जो आप भोजन भी इसके अंदर लेते हैं पॉलीसैकेराइड के रूप में। और आपके इसके अंदर कह सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो गैलेक्टोज बने हैं वह इसके अंदर आप सीधा अवशोषित होंगे, उसका आगे पाचन नहीं होता। यहाँ पर पाचन कंप्लीट हो जाता है। केमिकल डाइजेशन, प्रोटीन की बात करें, रासायनिक पाचन कैसे होता है? रस के द्वारा या पाचक रस और एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन से आपको बताया गया था बनते हैं प्रोटीएज प्लस पेप्टोन्स, इससे बनते हैं आपके डाइसैकेराइड, डाई एंड ट्राइपेप्टाइड, और इससे बनेंगे इसके अंदर आपके अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन को प्रोटीज में बदला जाता है, प्रोटीज और पेप्टोन में बदला जाता है पेप्सिन के द्वारा। और पेप्सिन जो पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, या जिसे कहा जाता है जठर रस। प्रोटीन को गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टोन में बदला जाता है। ये प्रोटीज और पेप्टोन जो होते हैं इसके अंदर डाई और उसको ट्राइपेप्टाइड में बदला जाता है। तो ये इसके अंदर किया जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो इसके एंजाइम्स होते हैं, इसके द्वारा प्रोटीज और पेप्टोन को डाई और ट्राइपेप्टाइड, जो कि आपको कल बताया था स्मॉल जो इसके अंदर पेप्टाइड चेन या छोटी पेप्टाइड श्रृंखला में बदला जाता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा बदला जाता है। और ये पाए जाते हैं किसमें? अग्नाशयी रस में, या जिसे कहा जाता है पैनक्रेटिक जूस। और डाइपेप्टाइड और जो बनते हैं उनको पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा, जो कि पाया जाता है इंटेस्टाइनल जूस या आंतरिक रस में। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं उनके द्वारा पेप्टाइडेज को अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में बदला जाता है, जो कि आंतरिक रस में या इंटेस्टाइन एंजाइम में पाया जाता है। लिपिड में जो इसके अंदर बात करें, लिपिड जो है इसे बाइल जूस में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट, या जिसको कहा जाता है पित्त लवण के द्वारा इमल्सिफाइड फैट में बदला जाता है।
और इमल्सिफाइड फैट या पारस्यकृत वसा जो है वह लिपिड से इसके अंदर कह सकते हैं बाइल जूस में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट के द्वारा इमल्सिफिकेशन या पारस्यीकरण होता है। छोटे छोटे इसके अंदर लिपिड की बूंदों में तोड़ दो। इसे लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो पाया जाता है आंतरिक रस में, या जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस, इसके द्वारा इसको बदला जाता है फैटी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वह इसके अंदर अंतिम उत्पाद होते हैं लिपिड या इसके अंदर फैट के डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन जब लिपिड का किया जाएगा तो उससे लिपिड से इमल्सिफाइड फैट बनेगी जो कि बाइल में पाए जाने वाले बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है, और इमल्सिफाइड फैट जो बनती है उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है जब इसके अंदर उस पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब तीनों इसके अंदर कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का जब डाइजेशन किया जाता है, एक इसके अंदर कॉमन बात क्या है इसमें, जैसे कि कल भी बताया गया था कि सब में इसके अंदर अंत में इसके अंदर कह सकते हैं एंड जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रोडक्ट आंतरिक रस, इसमें आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा, इसमें भी इंटेस्टाइन जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन होता है। इसके बाद में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। और ये भी बताया गया था इसके अंदर आंतरिक रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं वह इसके अंदर डाइजेशन को या पाचन को कंप्लीट करते हैं या पूर्ण करते हैं, क्योंकि पारस्यकृत वसा में आंतरिक रस का लाइपेज एंजाइम्स को कंप्लीट करेगा, इसमें पेप्टाइडेज एंजाइम कंप्लीट करता है, और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो डिफरेंट माल्टेज, लैक्टेज और इसके अंदर सुक्रेज एंजाइम होता है वह डाइजेशन को या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कंप्लीट करता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर ये भी पूछे जा सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक पाचन या पाचन किस प्रकार होता है, तो उसमें आपको सभी बताना होंगे। पॉलीसैकेराइड होते हैं, उसके बाद में टाइलिन एंजाइम इस पर कार्य करता है, टाइलिन एंजाइम सैलेवा में पाया जाता है, उसके बारे में सभी इसके अंदर पूरी डिटेल जो होगी इसके अंदर यदि वेरी लॉन्ग आंसर में आता है। टाइलिन एंजाइम के बारे में कहाँ पर पाया जाता है, सैलेवा क्या होता है, उसके बाद में एमाइलेज होगा जो पेनिट्रेटिंग जूस में किस प्रकार से उसका पाचन करता है, कैसे उसको डाइसैकेराइड में बदलता है, डाइसैकेराइड बनेंगे तो उस पर कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, इंटेस्टाइन जूस क्या होता है, इसमें कौन कौन से और एंजाइम्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले, और फिर मोनोसैकेराइड में कौन कौन से बनते हैं, और अंत में कैसे इसके अंदर उसका अवशोषण किया जाता है। प्रोटीन के बारे में यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आपको प्रोटीन क्या होते हैं, पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, कैसे एक्टिव होता है, किस जूस में पाया जाता है, प्रोटीज और पेप्टोन जो बनते हैं, उसके बाद में ट्रिप्सिन, कार्बोट्रिप्सिन क्या होता है, किस रस में पाए जाते हैं, और कौन सा इसके अंदर पेनिट्रेटिक जूस क्या होता है, किसमें ये पाए जाते हैं, और डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बनने के बाद में यह पेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो कहाँ पर पाया जाता है और कैसे डाइजेशन को कंप्लीट करेगा और अंत में अमीनो एसिड का निर्माण करता है। उसी प्रकार से लिपिड के बारे में कि इसके अंदर बाइल जूस, सबसे पहले लिपिड का डाइजेशन बाइल इसके अंदर जूस में इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं, उसके द्वारा होता है, जिसको कि सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम या सोडियम इसके अंदर ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट जो इसके उदाहरण होते हैं उसको इमल्सिफाइड करते हैं, पारस्यीकरण करते हैं, और फिर लाइपेज एंजाइम जो कि आंतरिक रस में है इसके डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। कैसे इसके अंदर कौन कौन से बाइल जूस क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है, बाइल सॉल्ट क्या होंगे, उसके बारे में डिटेल में, और लाइपेज इंटेस्टाइन जूस में इसके किस प्रकार से इसके अंदर वसा का पाचन करता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। वेरी लॉन्ग आंसर में यदि क्वेश्चन आता है या यदि छोटा क्वेश्चन या इसके अंदर कह सकते हैं शॉर्ट आंसर में आता है तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं जो टॉपिक्स है आपको या जो डिटेल है इसके अंदर इसके बारे में उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी वेरी शॉर्ट आंसर में भी किसी भी एंजाइम के बारे में भी पूछा जा सकता है। कौन सा एंजाइम किस रस में पाया जाता है या किस इसके अंदर बायोमोलिक्यूल का या जैव अणु का पाचन करने में मदद करता है, हेल्प करता है। आगे इसके अंदर इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आया है प्रोटीन के रूप में, इसमें अमीनो एसिड होगा या ग्लूकोज होगा या लिपिड या वसा जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में पाई जाती है, वह ब्लड में कैसे जाते हैं, उसमें भी ब्लड में भी इसके अंदर फिर इसका जब अवशोषण होता है तो माउथ में कैसे अवशोषण होगा, आमाशय में कैसे होता है, छोटी आंत में कैसे होता है,
छोटी आंत में मुख्य रूप से इसके अंदर कह सकते हैं जो अवशोषण का कार्य करती है एब्जॉर्प्शन का, तो वह उसमें कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होता है या लिपिड का कैसे होगा, अमीनो एसिड का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसके बारे में। उसके बाद में दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं। एक तो होता है इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि इसके अंदर हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसके अंदर भोजन को कैसे भेजा जाता है। इसमें यदि कम सांद्रता है और उससे यदि उच्च सांद्रता में भेजना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन उसमें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसमें बिना ऊर्जा के भी इसके अंदर कह सकते हैं एनर्जी के भी भेजा जा सकता है। तो यदि कम सांद्रता है और उच्च सांद्रता की ओर भेजना है, एटीपी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह हमेशा इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग इसके अंदर बायोमोलिक्यूल के अवशोषण के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर बताएंगे आपको कार्बोहाइड्रेट या इसके अंदर मुख्य रूप से पाचन के बाद में जो प्रोसेस आता है जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण।